नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो विकल्प में है प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता का संबंध जो है प्रगतिवाद से है, तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो विकल्प में है सन 1935 ईस्वी, नहीं सन 1953 ईस्वी, सन 1954 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी या फिर 1956 ईस्वी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1954 है। इस पत्रिका के संपादक जो हैं जगदीश गुप्ता जी थे। जगदीश गुप्त एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। इसका प्रकाशन जो है प्रयागराज से होता था। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो विकल्प में है छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नकेनवाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, विकल्प 4। नकेनवाद को प्रपदवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसके कवि जो हैं नकेनवाद के नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। इन तीनों लोगों के नाम का पहला अक्षर लेकर ही नकेनवाद नाम पड़ा था इस काव्यधारा का। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी का कवि हैं, प्रगतिवादी कवि कौन है इनमें से? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो प्रगतिवादी कवि इनमें से केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा। छाया प्रगतिवादी कवियों में हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन और रागेय राघव। ये सभी जो कवि हैं ये लोग प्रगतिवादी कवि हैं। और मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये जो कवि जितने हैं इन लोगों का प्रगतिवादी काव्यधारा में भी योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं, कौन है प्रगतिवादी समीक्षक? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास। तो अभी हमने बताया कि रामविलास शर्मा का भी योगदान रहा है और ये प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो हैं प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ निम्न हैं, जिसमें है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। ये सभी जो हैं आलोचनात्मक कृति रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है इनमें से? विकल्प में है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय।
तो यह छायावादी कवि हैं जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। सुमित्रानंदन पंत जो हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा जो हैं बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित हैं। और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, नहीं शायद जयशंकर प्रसाद जो हैं शैव दर्शन से प्रभावित हैं, कन्फ्यूजन हो रही है हमको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे कौन हैं? तो विकल्प में हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अमृत राय या फिर धर्मवीर भारती। तो दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में, इस दिनमान और प्रतीक का संपादन कार्य कौन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प, अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किया था, किसने किया था हंस पत्रिका का संपादन? तो विकल्प में है प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने या इनमें से सभी ने। तो हंस पत्रिका का संपादन जो है, हंस पत्रिका जो है यह एक मासिक पत्रिका थी जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन स्थान है बनारस, जिसके संपादक हैं प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, तीनों लोगों ने किया है इसका संपादन हंस पत्रिका का। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताना है। तो विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय या फिर सदल मिश्र। तो योग वशिष्ठ का रचना समय है 1741 ईस्वी, जो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास। तो कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी और लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, ये सभी जो हैं भारतेंदु युग के हैं। बाल मुकुंद गुप्त इसमें नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? यह किसकी रचना है वैदेही वनवास? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिऔध की यह रचना है। इनके अन्य रचनाओं में है प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, चुपदे चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा और जय भारत। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं। कृषक कुंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। ये सभी रचनाएं जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें से एक रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, उसी को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है राम कुमार वर्मा जी का है, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है यह। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज के संस्थापक सभी लोगों को पता है कि दयानंद सरस्वती हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो तुलसीदास के संबंध में है यह कथन। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ये इनकी रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाल रासों के लेखक कौन है? तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा। परमाल रासों के लेखक जगनिक हैं। परमाल रासों को ही आलाखंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? चार रचनाओं में से एक रचना जो है जायसी जी की नहीं है, वह कौन है? तो विकल्प में है मधुमालती, पद्मावत, अखरावट या फिर आखिरी कलाम। तो आप सभी लोगों को पता है कि मधुमालती इनकी रचना नहीं है। तो मधुमालती मंजन की रचना है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो विकल्प में है गोबर तद्भव शब्द है, नाक रूढ़, कमल नयन यौगिक, मधुमास योग रूढ़। तो असंगत को कथन बताना है। तो रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। रूढ़ शब्द के खंडों का पृथक कोई अर्थ नहीं होता है। जो शब्द स्पष्टतः किन्हीं दो या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए रूढ़ न हो, उन्हें यौगिक कहा जाता है। जबकि जब यौगिक शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं और उनमें शब्दानुसार अर्थ भी पाया जाता है जो योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म असंगत है। तो तीसरा विकल्प असंगत है। कमल नयन में जो है कमल और नयन दो सार्थक खंड है, लेकिन यह एक व्यक्ति विशेष यानी विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह यौगिक न होकर योग रूढ़ शब्द है। तो ये वाला विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो मानवीकरण कैसे लिखा जाएगा? तो विकल्प में है मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या फिर मानवीकरण। दोनों एक ही विकल्प है, दो जगह दिया है तीसरा और चौथा में। तो मानवीकरण शुद्ध शब्द है, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो ये बहुत इजी सा प्रश्न है, इसमें जो है हास्य रस होगा। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य रस। अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं, क्योंकि इन्होंने नाटक के अनुसार रसों को माना है। तो वो एक रस है जिसको इन्होंने नहीं माना है, वो है
शांत रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, शांत रस को इन्होंने नाटक में स्थान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का सही अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा है लौकिक में? तो विकल्प में है लोइक, किक, अक या फिर इक। तो लोग धन इक, तो लौकिक में इक प्रत्यय होगा। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, तो पाली भाषा की समय सीमा क्या होगी? तो विकल्प में है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक या फिर प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा की समय सीमा है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषाओं के जो है कालखंड 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 3 भागों में इसको बांटा गया है भारतीय आर्य भाषाओं को। इसी के अंतर्गत ये पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का भी विभाजन हुआ है। अगला प्रश्न है उकार बहुला बोली मानी जाती है। इस प्रश्न का पूरा व्याख्या कर दे रहे हैं। मध्यकालीन जो है मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक और पाली भाषा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्राकृत भाषा जो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। तीसरे नंबर पे है अपभ्रंश भाषा जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो विकल्प में है अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला बोली बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी जो है उकार बहुला बोली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? देवनागरी लिपि की बात हो रही है, तो विकल्प में है इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, विकास का दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरुष्टी की समकालीन है यह लिपि जो है। तो कौन सा जो है देवनागरी में नहीं है विशेषता? तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये विशेषता जो है देवनागरी की नहीं सही नहीं है। अगला प्रश्न है खेचर का पर्यायवाची होगा, खेचर किसको कहते हैं? तो विकल्प में है आकाश में चरने वाला पक्षी, ग्रह या इनमें से सभी। तो खेचर का पर्याय होगा इनमें से सभी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी है यह लिखा हुआ। खेचर का अर्थ होता है आकाश में चरने वाला, जो पक्षी भी हो सकता है ग्रह भी हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? एक नाटक है जो भास का नहीं है, उसको पहचानना है। तो विकल्प में है मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम या फिर मध्यम व्यायोग। तो इसमें जो है जो भास द्वारा रचित नाटक नहीं है वो है
मृच्छकटिकम, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं भास की रचित हैं। इनके अन्य रचनाओं में है प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित्रम और दूत घटोत्कच, कर्णभार। ये सभी रचनाएं जो हैं चारुदत्तम, ये सभी जो रचनाएं हैं भास की हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा बताना है। तो विकल्प में है बाणभट्ट, मांग, भारवी या फिर श्रीहर्ष। तो संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वे कवि हैं मांग। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मांग। अगला प्रश्न है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विकल्प में है तद्भव, तत्सम, संकर या फिर इनमें से सभी। तो विसर्ग का प्रयोग जो है संकर शब्द में नहीं होता है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याप्त में संधि होगा, व्याप्त में कौन सी संधि होगा? तो विकल्प में है गूढ़ संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर यड़ादि संधि। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी धन आप्त, व्याप्त, इको यड़ची इस संधि का सूत्र है। अब आप लोग जान गए होंगे कि कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो यड़ संधि होगा इसमें। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कठपुतली में कौन सा समास है? तो विकल्प में है संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष। कठपुतली में समास बताना है तो इसमें होगा संबंध तत्पुरुष। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माधव विलास के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या फिर मुंशी सदा सुखलाल। तो माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लल्लू लाल जी की। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। आप सभी लोगों को पता है कि राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ महत्वपूर्ण रचना है। और मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन या फिर मुक्ति बोध। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक का नाम बताना है। तो विष्णु चंद्र शर्मा जो है मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं, जो 1984 की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन, तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेमचंद्र का जो है 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ग्रंथ था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगला प्रश्न है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो विकल्प में है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिष राय ने, कौशल्या बैसंत्री ने या फिर सूरजपाल ने। तो हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने वाले कवि हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम बताना है। तो विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिप्रसाद द्विवेदी, ललन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद।
तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन हैं? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या फिर भुवनेश्वर। तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक जो है राम कुमार वर्मा हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में है इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, सुदर्शन जो है नहीं है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में से हैं, महत्वपूर्ण हैं ये लोग। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैनेन्द्र के। और इलाचंद्र जोशी के प्रमुख उपन्यास हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जहाज का पक्षी। अज्ञेय द्वारा रचित मनोविश्लेषण परक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना तो विकल्प में है 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्द्र शब्द का अर्थ होता है, आर्द्र मीन्स क्या होता है? तो विकल्प में है दुख, गीला, व्यर्थ या फिर पर्वत। तो आर्द्र मीन्स होता है पर्वत। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्द्र है। पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, शैल, भूधर, गिरि, गोत्र, अचल, नग, भूमृत, अग, श्रीखी। ये सभी महत्वपूर्ण जो हैं पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, सही बताना है। तो विकल्प में है जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, परभूत कौवा, ताम्रचूर्ण मुर्गा। तो सही अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है ये पहचानना है। तो ताम्रचूर्ण जो है, ताम्रचूर्ण मुर्गा को कहते हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुर्गा को कुक्कुट, उपाकर, चरडायुध आदि शब्दों के द्वारा जाना जाता है। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।